अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैम। अच्छा, मुझे ये बताओ बेटा, आप लोगों को सर की ईमेल रिसीव हो गई है मिड टर्म वाली? यस जी मैम। मैम। ठीक है। तो अब आपके मिड टर्म्स डिले हो गए 2 वीक्स के लिए, जुलाई में इंशाल्लाह होंगे। तो उसके हिसाब से फिर हमारा जो सिलेबस होगा वो भी चेंज होगा। ठीक है ना? जब मिड्स आएंगे, लेकिन ये चीज हम तभी डिसाइड करेंगे। और इंशाल्लाह ऑन कैंपस ही होंगे। आप लोग तब तक अपनी वैक्सीनेशन करवा लें। क्या आप सब लोगों ने करवा ली है जितने इस वक्त हमारी क्लास में मौजूद हैं? यस। मैम अभी फर्स्ट डोज करवाई है, सेकंड डोज अभी रहती है। आपने फर्स्ट डोज कब करवाई है बिस्मा? मैम मंडे को करवाई थी। अच्छा, कौन सी वाली लगी है आपको? वैक्सीन कौन सी लगी है? आपके पास कार्ड वगैरह होगा ना, कोई फॉर्म होगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि आपको कौन सी वैक्सीन लगी है। वो पूछ रही हूँ कि कौन सी वैक्सीन लगवाई है आपने। क्योंकि बेटा मेरे पूछने का मकसद बेसिकली ये है कि आप लोग अपनी वैक्सीनेशन करवा लें मिड से पहले। उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। अगर आप लोग वैक्सीनेटेड ना हुए मिड तक तो आपका मिड हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो बाद में फिर देखेंगे रीटेक पॉलिसी पे अगर हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन आप लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम स्पेशल कुछ बच्चों के लिए ऑनलाइन एग्जाम लें और कुछ के लिए ऑन कैंपस लें। अब ऑन कैंपस होना है तो सबका ऑन कैंपस होगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग उससे पहले पहले वैक्सीनेटेड हों। ठीक है? लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का बेटा। आज हम लोगों ने मैम अगर बायो फर्स्ट डोज लगी हो तो सेकंड डोज ना लगी हो तो फिर भी नहीं हो यूनि में आने देंगे? नहीं आने देंगे बिल्कुल। वैक्सीनेशन कंप्लीट होगी तो फायदा है ना। 1 डोज का क्या फायदा है, मुझे ये बताएं। वो तो मैम कोई 18-20 डेज बाद मतलब के बुलाते हैं सेकंड डोज तो के मुझे लिए। ये बताओ कि क्यों आप लोग इतनी देर, मतलब कि कब से अनाउंसमेंट्स हो रही हैं? एसएचएस के बच्चों को तो तब भी लग सकती थी जब बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को नहीं लग रही थी। फिर आप लोग क्यों इतने एडमेंट है ना लगवाने के लिए? लगवाएं इसको, और जब मिड आएगा ये उस वक्त देखेंगे कि 1 डोज वालों को अलाउ करें या नहीं करें। इस वक्त फिलहाल मिड सिर्फ इसीलिए डिले किए गए हैं ताकि आप लोग अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट कर सकें। तो ये एक्सपेक्ट मत करें कि अगर आप लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है तो आपका मिड किसी और स्पेशल तरीके से होगा। नहीं, सबका वैसे ही होगा जैसे बाकियों का हो रहा है। और अगर आपका सिर्फ वैक्सीनेशन की वजह से मिड रह रहा है तो फिर इसके रिस्पॉन्सिबल आप लोग खुद होंगे, डिपार्टमेंट नहीं होगा। ठीक है? अच्छा, आज हम लोगों ने जो रीजन स्टार्ट करना है बेसिकली लोअर लिम्ब और हिप स्टार्ट करेंगे हम। तो हिप का आज का जो स्ट्रक्चर है हमारा, उसके अंदर हम उसके बेसिक एनाटॉमी पढ़ेंगे कि बेसिक एनाटॉमी क्या है और फंक्शन क्या है। ठीक है? तो अपर लिम्ब के अंदर स्पेसिफिक होता है। अगर अपर लिम्ब की बात करें, जैसे शोल्डर है, आपकी एल्बो है या रिस्ट है, ये आपको लार्ज रेंज ऑफ मोशन देता है। आप मूवमेंट ज्यादा जो है इससे कर सकते हैं। लेकिन जो लोअर लिम्ब है उसका मेन फंक्शन आपका वेट बेयरिंग है। लोअर लिम्ब के अंदर आपका हिप जॉइंट है, उसके अलावा आपका नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है। ये जो जॉइंट्स हैं इनके जो मेन फंक्शंस हैं वो आपका बॉडी का वेट बेयरिंग है, बैलेंस को मेंटेन करना है। और उसके अलावा रनिंग या हाई जंप एक्टिविटीज के अंदर ये जो जॉइंट्स हैं ये आपके फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। हिप का स्ट्रक्चर क्या होता है मुझे बताएं। आप लोगों ने एनाटॉमी 2 पढ़ी हुई है यहाँ जितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? जी सबने मैम। एनाटॉमी 2 पढ़ी हुई है? ठीक है। तो मुझे अब आप लोग बताएं कि जो हिप जॉइंट है ये कौन सा जॉइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट मैम। वेरी गुड। बॉल कौन सा कंपोनेंट बनाता है और सॉकेट कौन सा कंपोनेंट बनाता है? फीमर बॉल भी बनती है और ठीक है। हिप और हिप सॉकेट कौन बोन बनाता है? हिप बोन हिप सॉकेट। बोन। हिप बोन में बेसिकली कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसकी सॉकेट बनती है? एसिटैबुलम। इस ठीक है, हाँ। ये एसिटैबुलम है जो कि सॉकेट बना रही है, और फीमर का जो हेड है वो बॉल बना रहा है। इसलिए हम इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। और ये जो सॉकेट की डायरेक्शन आप ये देखिए साइड व्यू के अंदर, आपको ये बाहर की तरफ है इसकी डायरेक्शन, इसका मतलब लैटरल हो गई। और थोड़ा सा आगे की तरफ है इसलिए हम इसको इंटीरियर भी कहते हैं। और चूंकि इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ आप ये देखें, अगर ये सुपीरियर होता तो ये इस तरह लगी हुई होती और ये ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन होती। लेकिन यहाँ पे सॉकेट की डायरेक्शन चूंकि इंफीरियर है तो हम इसके लिए डायरेक्शन को यूज करते हैं कि इट इज एंगल्ड ओब्लिकली, ओब्लिक डायरेक्शन में, इंटीरियर, लैटरल एंड इंफीरियर डायरेक्शन। ये 3 डायरेक्शन इसके लिए यूज की जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो
फेस कर रहा है, ये बाहर आउटवर्ड्स लैटरली भी है, इंटीरियर भी है और इंफीरियर डायरेक्शन भी है। उसके अलावा इसके दोनों जॉइंट की जो सर्फेसेस है, क्योंकि ये साइनोवियल जॉइंट है, फाइब्रोकार्टिलेज होता है जो कि कवर करता है, इसके सराउंडिंग लिगामेंट्स, बर्सा और मसल्स लगे हुए होते हैं। ये फीमर का हेड है और उसके कोरिस्पॉन्डिंग आपके एसिटाबुलम की सॉकेट है। एसिटाबुलम को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो कनकेव कंपोनेंट है। मुझे बताएं कनकेव क्या होता है, कनकेव और कन्वेक्स में क्या डिफरेंस होता है, कैसे पता लगता है आपको कि क्या कनकेव है और क्या कन्वेक्स है? शेप की वजह से, बिल्कुल। अगर कोई चीज इनवर्ड है, ठीक है, उसको हम कहते हैं वो कनकेव है। कॉन्केव, और जो आउटवर्ड होती है उसको क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स, उसको कन्वेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो एसिटाबुलम है ये कन्वेक्स है या कनकेव है? कनकेव मैम। ये कनकेव है, ठीक है। ये कनकेव एसिटाबुलम है, ये ग्रीन कलर का आर्टिकुलर कार्टिलेज लगा हुआ है क्योंकि ये जॉइंट है। एसिटाबुलर सरफेस जो है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज से कवर होती है और इस एसिटाबुलम के सराउंडिंग एक लैब्रम लगा हुआ होता है, फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम होती है जो कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसके अलावा चूंकि ये सी शेप एसिटाबुलम होता है तो उसके जहाँ पे बोन नहीं है, मतलब कि जो लूज एंड है जहाँ से बोन आपकी फीमर जो है वो डिसलोकेट कर सकती है, वहां पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने एक और लिगामेंट लगाया है और इसका नाम है ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। ट्रांसवर्स इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी डायरेक्शन ट्रांसवर्स एंगल पे है या ट्रांसवर्स प्लेन में है। इसे टैबुलर लिगामेंट क्यों कहते हैं? लिगामेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लिगामेंट है, ठीक है। और इसे टैबुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसे टैबुलम के अंदर लगा हुआ लिगामेंट है। एनाटॉमी में सारे नाम उन स्ट्रक्चर के नामों से ही बनाए जाते हैं। ये जो लिगामेंट है इस नॉच को कहते हैं एसिटाबुलर नॉच और इसके ऊपर लगा हुआ लिगामेंट का नाम है एसिटाबुलर लिगामेंट। मुझे बताएं यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर एसिटाबुलर लिगामेंट की लोकेशन कौन सी है? मैम ये जो रेड एरिया है ये तो ट्रांसवर्स। बिल्कुल ट्रांसवर्स एसिटाबुलम लिगामेंट का है, लेकिन ये एरिया एनाटॉमिकली इसको क्या कहते हैं? एसिटाबुलम मैम। एसिटैब बेटा नहीं, देखो ये सारा एसिटाबुलम है, इस जगह को कहते हैं एसिटाबुलर इसे नॉच। टैबुलर, एसिटाबुलर नॉच, एसिटाबुलम ये सारा है, ठीक है। ये जो एंड है यहाँ पे या जो फ्री जगह है इसको एसिटाबुलर नॉच कहते हैं। इस एसिटाबुलर नॉच के ऊपर जो लगने वाला लिगामेंट है उसका क्या नाम है? ट्रांसफर एसिटाबुलम। ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। एसिटाबुलम नहीं कहते उसको। एसिटाबुलम तो ये सारा स्ट्रक्चर है। एसिटाबुलर नॉच के ऊपर लगने वाला लिगामेंट का नाम है ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद हम कन्वेक्स कंपोनेंट की तरफ आते हैं इस जॉइंट के, जो कि आपका फीमरल हेड है। ये टू थर्ड ऑफ द सफेयर जो है ये फीमरल हेड बनाता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज इज थिकेस्ट ऑन द मीडियल सरफेस, मतलब कि जो आपका जॉइंट का या बोन का जो स्ट्रक्चर या बोन का जो पार्ट एक जॉइंट बना रहा है उसके ऊपर आर्टिकुलर कार्टिलेज ज्यादा थिक लगा हुआ है और जो पेरिफेरी पे कार्टिलेज की थिकनेस जो है वो थोड़ी सी कम है। क्यों? क्योंकि जहां पे उसने बोन के साथ आर्टिकुलेट करना है वहां पे फ्रिक्शन के अगेंस्ट उसको प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए, इसलिए नेचुरली ऐसी जगह पे कार्टिलेज ज्यादा थिक होता है जहां पे उसने बार बार मूव करना है। जबकि इसके कंपैरेटिव जो पेरिफेरी है यहाँ पे डायरेक्ट कोई बोन नहीं अटैच हो रही उसके साथ, तो यहाँ पे हल्का या थिन कार्टिलेज भी जो है आपका इनफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा। उस हेड के साथ फीमर के एक नेक होती है, ठीक है। और ये जो हेड और नेक का रिलेशनशिप है, शाफ्ट का और नेक का, इसके लिए दो एंगल्स हम यूज करते हैं। एक को कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, दूसरे को कहते हैं एंगल ऑफ एंटीवर्जन। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है आप एक एक्सेस पास करें, यहाँ से हेड के थ्रू पास करें, नेक को क्रॉस करता हुआ इस तरह जाए। दूसरा एक्सेस आप पास करें इसके शाफ्ट में से, और इन दोनों लाइंस को ये जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ एंटीवर्जन।
बेसिकली एंगल ऑफ एंटीवर्जन या सॉरी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ये जो फीमर है बिल्कुल सीधी नहीं लगी हुई। अगर आप इसकी डायरेक्शन देखें फीमर की, ये देखो ये फीमर है और ये एक खास एंगल के ऊपर आपके अंदर लगी हुई है, ये बिल्कुल सीधी नहीं है। तो ये जो एंगल है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसकी नॉर्मल वैल्यू भी होती है और एबनॉर्मल वैल्यूज भी होती हैं। नॉर्मल कितनी है जनाब? इन्फेंट्स के अंदर, बच्चों में ये 150 डिग्री का होता है और एडल्ट्स में ये एंगल 125 डिग्री का होता है। इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्मल रेंज हमारे पास 125 डिग्रीज की आ गई, तो एबनॉर्मेलिटी क्या होगी? या ये एंगल बढ़ जाएगा या फिर ये एंगल डिक्रीज हो जाएगा। तो एंगल अगर डिक्रीज होता है, ये डायग्राम के अंदर आप देखें ये एक एक्सेस था जो कि हेड और नेक से पास किया है, ठीक है। दूसरा एक्सेस है जो कि शाफ्ट से पास किया है। दोनों एक्सेस जिस जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे जब एंगल हमने देखा उसको कहा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एडल्ट्स में नॉर्मल वैल्यू है 125। अब इस जगह पे क्या हो रहा है? एंगल चेंज हो रहा है, और इस जगह पे क्या हो रहा है? फिर दोबारा एंगल चेंज हो रहा है। मुझे इस डायग्राम में बताएं, ये जो बी डायग्राम है, मुझे बताएं एंगल कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मैम डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। ये डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो अगर Increase हो रहा है। ठीक है, अगर तो ये एंगल एबनॉर्मली डिक्रीज कर जाए तो इसकी सिग्निफिकेंस देखने में फिजिकल क्या आएगी कि आपकी फीमर सीधी हो जाएगी। यहाँ पे देखें फीमर एक इंक्लाइंड एंगल के ऊपर लगी हुई है। अगर ये फीमर बिल्कुल सीधी होकर लग जाए तो ये एंगल डिक्रीज हो जाता है और इसको हम कहते हैं कॉक्सा वेरा, ठीक है। इसी के कंपैरेटिव अगर ये एंगल बहुत ज्यादा बढ़ जाए और बहुत ज्यादा इंक्लाइन हो जाए, फीमर आपकी बिल्कुल एंगल ज्यादा बढ़ जाए, इसको हम कहते हैं कॉक्सा वेल्गा। ये दो एबनॉर्मेलिटीज हैं आपके हिप जॉइंट की। वेरा में क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम हो जाता है। वेल्गा में क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ जाता है। इसी को दोबारा यहाँ पे रिपीट करते हैं। मुझे बताएं तीन डायग्राम्स में से नॉर्मल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कौन सा है? एडल्ट्स में नॉर्मल वैल्यू बताओ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की, कितनी बताई है अभी मैंने? मैम 125। नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 120। वेरी गुड। मुझे बताएं 125 इनमें से किस रेंज में फॉल कर रहा है तीन डायग्राम में से? सेंटर वाली। मैम मिड सेंटर वाली वाली में, ठीक है। मिड वाली में आप देखो फीमर की अटैचमेंट किस तरह लगी हुई है। फीमर की नेक और शाफ्ट के दरमियान में एक खास एंगल होता है। अब अगर आप लेफ्ट साइड वाली डायग्राम पे मूव करें, मुझे बताएं एंगल को क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? मैम इंक्रीज कर रहे हैं। एंगल इंक्रीज कर रहा है। इसको मेडिकल नेम क्या है इसका? मैम कॉक्सा वेल्गा। वेरी गुड। इसके कंपैरेटिव जो कॉक्सा वेरा है उसके अंदर एंगल को क्या हो रहा है? डिक्रीज। मैम उसमें एंगल डिक्रीज डिक्रीज, बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे एक और बात नोट करने वाली है, आपको ये तीन डायग्राम्स नजर आ रही है, ठीक है। ये हिप जॉइंट है और ये नी जॉइंट है। ये जो स्पेस यहाँ पे दी गई है ना, ये फीमर है और ये टिबिया नीचे की तरफ, ये नी जॉइंट है। मुझे बताएं नॉर्मल हिप है और ये नी जॉइंट है, ठीक है। जो एबनॉर्मेलिटी आती है जिसमें एंगल बढ़ रहा है या एंगल डिक्रीज हो रहा है, इन दोनों शेप्स की वजह से क्या नी जॉइंट पे फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? या दोनों के यस नी मैम। जॉइंट सिमिलर है? नहीं मैम, फर्क दोनों पड़ के रहा है? जॉइंट के ऊपर फर्क पड़ेगा। मैम जो फर्क कॉक्सा पड़ेगा। वेरा होगा उसके अंदर जो नी जॉइंट होगा वो जिनू वेरम में वेलकम में चला जाएगा। वेरी गुड। आप यही बायोमैकेनिक्स है कि अगर एक जॉइंट के ऊपर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उसकी वजह से कंपनसेटरी चेंजेस आपके दूसरे जॉइंट के अंदर लाजमी आएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये नॉर्मल है, ये हिप जॉइंट की इंक्लाइनेशन है, फीमर आके अटैच करती है। ये नी जॉइंट है और ये टिबिया है। ये नॉर्मल एक बिल्कुल सीधा नी जॉइंट है। इसके कंपैरेटिव अगर आप जीनो वैरम है तो जीनो वैरम में क्या हो रहा है? इसको एक और नाम लेते हैं इसका, जीनो वैरम। तो इसका जीनो का मतलब होता है नी जॉइंट, वायरस है आपके नी जॉइंट के ऊपर वायरस। इसका थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड क्या है? इसको कहते हैं बोर्ड नीज, BOWED, बाहर की तरफ निकले हुए, ठीक है। इसके कंपैरेटिव एक ये है, इसको क्या कहते हैं? नॉक नीज, ठीक है। हाँ, और इसका मेडिकल नेम क्या है? जीनो वैल्गस। अब मुझे ये बताएं कि ये जो जीनो वैल्गस है इसमें हिप पे क्या हो रहा होगा? मैम इसके ऊपर हिप के ऊपर हो रहा होगा कॉक्सा वेरा। कॉक्सा वेरा, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। हमने हिप पे कॉक्सा वेरा क्यों कहा है? ऐसा क्या हुआ है हिप के ऊपर कि हमने उसको कहा है कि हिप पे कॉक्सा वेरा एंगल हुआ डिक्रीज होगा मैम। मैम उसका एंगल है? एंगल को क्या हुआ है? एंगल एंगल ऑफ डिक्रीज इंक्लिनेशन डिक्रीज ठीक है, करके ठीक मैम। है।
एंगल ऑफ, हमने इंक्लिनेशन देख लिया, अब हम आते हैं आगे एंगल ऑफ टॉर्शन की तरफ, ठीक है, या फिर एंगल ऑफ एंटीवर्जन जिसकी बात कर रहे थे, दोनों एक ही चीज है। आप उसको एंगल ऑफ टॉर्शन कह लें या एंगल ऑफ एंटीवर्जन कह लें। बेसिकली ये वो एंगल है कि आपकी फीमर कितनी ट्विस्टेड है, बिल्कुल सीधी नहीं लगी हुई होती, फीमर थोड़ा सा ट्विस्ट होकर लगी हुई है, अल्लाह ताला ने नेचुरली ऐसे बनाई है। इसका एक्सेस कैसे पता लगता है, आप एक लाइन पास करें उसी तरह जैसे आपने एक्सेस पहले पास किया था, हेड और नेक से पास करें, ठीक है, और दूसरा एक्सेस आप पास करें उसके कंडाइल्स में से। जहां पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ मीट करेंगी वहां पे आप एंगल को मेजर करें, उस एंगल का नाम है एंगल ऑफ टॉर्शन। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, इन्फेंट्स में 40 डिग्री का होता है, एडल्ट्स में ये 15 से 12 डिग्रीज का होता है, ठीक है। तो एडल्ट्स में काफी कम है एज कम्पेयर टू इन्फेंट्स। हिप जॉइंट जो है ये इनहेरेंटली ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू शोल्डर। वाई? क्योंकि एक तो इसकी सॉकेट ज्यादा डीप है, अच्छी फिक्सिंग होती है, दूसरा इसके जो सराउंडिंग लिगामेंट्स या मसल्स हैं वो शोल्डर के सराउंडिंग लिगामेंट्स और मसल्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे इन लिगामेंट्स की सपोर्ट ज्यादा है। और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हिप जॉइंट की स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं? सबसे पहले तो आपका जो सॉकेट है वो डीप है नेचुरली, मतलब कि जो शोल्डर की सॉकेट है वो आपका बनाता है स्केपुला का जो ग्लीनोइडल है, और उसके कंपैरेटिव ये एसिटाबुलम है ये ज्यादा डीप है। दूसरा इस एसिटाबुलम के सराउंडिंग लैब्रम लगा हुआ है, लैब्रम क्या है, उसका फाइब्रोकार्टिलेज, ठीक है। और ये लैब्रम चूंकि फाइब्रोकार्टिलेज है, इसके अंदर इटसेल्फ एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जो कि लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है और जॉइंट को डिसलोकेशन से भी बचाता है। और इसके अलावा यहाँ पे ढेर सारे लिगामेंट्स भी लगे हुए हैं, जिसके अंदर 3 मेन लिगामेंट्स हैं हमारे पास हिप के। एक का नाम है इलियोफेमरल लिगामेंट, अपने नाम से बता रहा है 2 कंपोनेंट्स कौन से होंगे, या वो फीमर के ऊपर होगा या वो इलियम के ऊपर होगा, इलियम। इलियोफेमरल अपने नाम से। दूसरे लिगामेंट का नाम है प्यूबोफेमरल, मुझे बताएं ये कहाँ पर होगा? मैम प्यूबिस बोन से ओरिजिनेट होगा और फीमर के ऊपर अटैच। वेरी गुड, प्यूबिस और फीमर के दरमियान में होगा। तीसरा है आपका लिगामेंटम टेरिस, ठीक है। लिगामेंटम टेरिस हेड ऑफ जो फीमर का लिगामेंट होता है ना, ये हेड ऑफ फीमर है, एसिटाबुलम के साथ लगती है, तो एक लिगामेंट इन दोनों को अंदर अंदर इंट्राआर्टिकुलर लिगामेंट होता है, उसका नाम है लिगामेंटम टेरिस, लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ फीमर। यहाँ पे आपको इलियोफेमरल लिगामेंट नजर आ रहा है, इसका नाम है वाई शेप लिगामेंट भी कहते हैं इसको, इन्वर्टेड वाई शेप। कैसे कि ये 2 वाई के हेड्स हैं और ये जाके यूनाइट कर रहे हैं आपके इलियम के ऊपर, तो ये इलियोफेमरल लिगामेंट है। इसके साथ एक और प्यूबोफेमरल है, ये प्यूबिस बोन से निकलता है और आपकी फीमर के ऊपर जाके अटैच होता है। हिप बोन के अंदर या हिप जॉइंट के अंदर आपके बर्सास भी होते हैं, 2 मेन इंपॉर्टेंट बर्सास हैं, एक इलियोसॉस बर्सा है जो कि आपके, ये इलियोसॉस आपका मसल है, और ये आपकी हिप जो इलियम है, हिप बोन है, उसके ऊपर चूंकि ये अटैच होता है, उसके ऊपर से गुजर के आता है, तो जब भी ये लिगामेंट या ये जो मसल है इलियोसॉस ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, मूव करता है, तो इसकी बोन के साथ फ्रिक्शन बहुत इंक्रीज होती है। उस फ्रिक्शन को नेचुरली रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे एक बर्सा प्रेजेंट होता है, उसका नाम है इलियोसॉस बर्सा, ये आपके इलियोसॉस मसल को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद एक और बर्सा है आपका ट्रोकेंटेरिक बर्सा, ये जो आपके ग्रेटर या लेसर ट्रोकेंटर्स हैं इनके ऊपर से आईटी बैंड गुजरता है, वो आईटी बैंड जाके जब अटैच होता है और बार बार इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो आपके ट्रोकेंटर्स के साथ फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, उसको वहां पे प्रोटेक्ट करने के लिए एक बर्सा है, उसका नाम है ट्रोकेंटेरिक बर्सा या डीप ट्रोकेंटेरिक बर्सा। ये फ्रिक्शन को कम करता है ग्रेटर ट्रोकेंटर और उसके ऊपर जो ग्लूटियस मैक्सिमस का मसल है उसके दरमियान भी। फिर आता है हमारे पास पेल्विक गर्डल, 2 इलियम या 2 हिप बोन्स को मिला के, सैक्रम को मिला के, इंटीरियर प्यूबिस को मिला के जो पूरा कंपोनेंट है इसका नाम है पेल्विक गर्डल। 2 इलिया है और 1 सैक्रम है। ये जो पूरा पेल्विक गर्डल है ये आगे की तरफ रोटेट हो सकता है, पीछे की तरफ रोटेट हो सकता है, लैटरल रोटेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये इसकी वजह जो भी मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है। अब हम आते हैं काइनेमैटिक्स के ऊपर। मुझे कोई डिफरेंस बताएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ एनी जॉइंट? मैम काइनेमैटिक्स में हम मोशन की स्टडी करते हैं और काइनेटिक में हम लोग फोर्स की। वेरी गुड, वेरी गुड। काइनेमैटिक्स में मूवमेंट को डिस्कस करते हैं, तो मूवमेंट है तो रेंज ऑफ मोशन होगी डेफिनेटली, एक जॉइंट के ऊपर कितनी रेंज ऑफ मोशन अलाउड है, और उसके अलावा सरफेस जॉइंट मूवमेंट होगी। अब मुझे बताएं क्या क्या मूवमेंट होती है हिप जॉइंट के ऊपर, एनाटॉमिकली क्या क्या पॉसिबल है? मैम फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन, ठीक है, एडक्शन। एबडक्शन, एडक्शन, और रोटेशन होती है?
Yes, ma'am. Yes, Internal ma'am. and कौन सी? external. सर्कमडक्शन भी होती है। एक्सटर्नल नहीं Ma'am, बेटा, internal rotation सर्कमडक्शन। and external rotation. अच्छा, मुझे ये बताओ सर्कमडक्शन होती है हिप जॉइंट के ऊपर? Yes, ma'am. बेटा सर्कमडक्शन हिप जॉइंट के ऊपर नहीं होती। सर्कमडक्शन किस जॉइंट के ऊपर होती है? शोल्डर जॉइंट में। शोल्डर जॉइंट। बिल्कुल, Yes, ma'am. शोल्डर। Shoulder सर्कमडक्शन बेसिकली मूवमेंट होता है, डिफरेंट वो कॉम्बिनेशन होती है डिफरेंट मूवमेंट्स की, तो वो सिर्फ शोल्डर जॉइंट के ऊपर अलाउड है, वो और किसी जॉइंट के ऊपर सर्कमडक्शन नहीं होती। ठीक है, पहली वाली मूवमेंट है, ये कौन सी मूवमेंट है हिप की? फ्लेक्शन मैम। ठीक है, ये वाली कौन सी है? extension. एक्सटेंशन। ये वाली मूवमेंट क्या है? Abduction. एबडक्शन है। इसको हम एबडक्शन क्यों कह रहे हैं? Moving away from body carom medius. मैम क्योंकि हम अवे लेके जा रहे हैं Okay, सेंटर से। ma'am, medius lateral. इसको हम बिल्कुल, इसको एबडक्शन इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द जॉइंट। ठीक है, इसी तरह अगर आपकी लेग इनवर्ड मूव कर रही है, इसको हम एडक्शन कहते हैं। एक्सटर्नल रोटेशन है अगर आपकी फीमर बाहर की तरफ रोटेट कर रही है, और इंटरनल रोटेशन कहलाएगी अगर आपकी फीमर इंटरनली रोटेट कर रही है। उसके अलावा एक मूवमेंट होती है सरफेस जॉइंट मूवमेंट। सरफेस जॉइंट मूवमेंट क्या होती है कि वो जो स्मॉल ग्लाइडिंग या रोटेशन एक जॉइंट सरफेस के ऊपर सिर्फ हो रही है, उसको हम सरफेस जॉइंट मूवमेंट कहते हैं। अब हम आते हैं काइनेटिक्स के ऊपर। काइनेटिक्स क्या है? जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं आपके हिप जॉइंट के ऊपर, उसमें स्टैटिक फोर्सेस भी होती हैं और डायनामिक फोर्सेस भी होंगी। अपने नाम से ही ये इंडिकेट कर रहा है, स्टैटिक फोर्सेस वो हैं जो बगैर किसी मूवमेंट के आपके जॉइंट के ऊपर लग रही हैं, जबकि इसके जो कंपैरिजन में जो डायनामिक फोर्सेस हैं, ये वो फोर्सेस हैं जो कि मूवमेंट के दौरान आपके एक जॉइंट के ऊपर लग रही हैं। स्टैटिक फोर्स क्या होगी? सिंपल, आप स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हैं, आपका बॉडी वेट है, आपकी ग्रेविटी है जो कि आपको नीचे की तरफ खींच रही है। इस टाइम पे अगर आप इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन में, मतलब कि अगर सिर्फ अंडर द ग्रेविटी हम बात करें तो क्या होगा? आपका हिप जॉइंट निकल के नीचे गिर जाएगा अगर ग्रेविटी एक्ट करेगी। तो इसके अगेंस्ट क्या होता है? आपके मसल्स हैं जो कि उस हिप जॉइंट के सराउंडिंग या लिगामेंट्स हैं, वो अगेंस्ट ग्रेविटी काम करते हैं और आपको स्टैंडिंग पोजीशन में मेंटेन करते हैं और आपके जॉइंट को स्टेबलाइज करते हैं। तो जब भी कोई एक लिगामेंट या मसल आपके जॉइंट को क्रॉस कर रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कॉन्ट्रैक्टिंग मसल की जो फोर्स होती है, मसल फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वो हमेशा अंडरलाइंग जॉइंट के ऊपर ट्रांसमिट की जाती है, मतलब कि वो खुद ही ट्रांसमिट हो जाती है। एक मेरा मसल है जो कि मेरे रिस्ट के ऊपर से गुजर रहा है, और वो जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डेफिनेटली वो कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्स प्रोड्यूस करेगा, और जब वो कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्स प्रोड्यूस करेगा तो वो फोर्स मेरा जो अंडरलाइंग जॉइंट है, जैसे मैं हिप रिस्ट जॉइंट की बात कर रही हूँ, वो फोर्स उस जॉइंट के अंदर ट्रांसमिट होगी, उसको भी लगेगी जाके। With no muscle activity to produce movements around the hip joint, calculation of the joint reaction force becomes simple. मतलब कि अगर आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं और आप सिंपल स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, तो फिर आप जो जॉइंट रिएक्शन फोर्स उसके ऊपर लग रही है, आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। Magnitude of this force on each femoral head during upright two leg stance is 1/2 of the body weight. मतलब कि अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हैं और आप कोई काम नहीं कर रहे ना, तो आपका बॉडी वेट का जो आधा वेट है वो आपके जॉइंट के ऊपर फिर भी लग रहा है। मतलब कि लेट्स से वेट बताओ मुझे कोई, किसी ने अपना वेट कैलकुलेट किया? मुझे बताएं कितना वेट है आपका, कितने केजीज है? कितना? चले 43 कर लें, या लेट्स से हम एवरेज 40 कर लेते हैं। ठीक है, अगर 40 आपका वेट है और आप दोनों टांगों के ऊपर खड़े हैं ना, मतलब कि सिंपल जैसे हमारी नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन होती है, तो आपके एक हिप जॉइंट के ऊपर जो वेट है वो ऑलमोस्ट 20 kgs without doing any kind of movement, without having any kind of extra weight in your hands, 20 kg आपके हिप जॉइंट के ऊपर लग रहा है। मतलब कि ये वो वेट है जिसके अगेंस्ट आपके मसल्स काम कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट आपकी जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस काम कर रही हैं, जिसके मतलब कि एक नेचुरली
और ये है कि बगैर किसी पैथोलॉजी के, अगर आपका जॉइंट बिल्कुल हेल्दी है तो भी उसके ऊपर 20 kg हिप जॉइंट के ऊपर लाजमी लग रहा है। If the muscle surrounding the hip joint contract to prevent the swing or to maintain any upright position, मतलब कि अब अगर हम मूव करें कि आप कोई मूव, आपका बॉडी पोस्चर खराब है और आप हैं और या फिर कोई मूवमेंट कर रहे हैं और आपके मसल्स उस मूवमेंट के अगेंस्ट या उस मूवमेंट के सपोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अब वो कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्स प्रोड्यूस करेंगे। वो फोर्स एडिशनल फोर्स है जो कि आपके जॉइंट के ऊपर अब लगेगी, मतलब कि बगैर कोई मूवमेंट के भी 20 kg लग रहा था, तो फिर उसके बाद आप जब मूव करेंगे तो फोर्स प्रोड्यूस होगी, वो ऐड होगी इस वेट के अंदर, तो आपके जॉइंट के ऊपर जो एक्टिंग फोर्स है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये एक टेबल है हमारे पास जिसमें डिफरेंट मूवमेंट के साथ मसल्स का बताया है कि फ्लेक्शन कौन करवाता है, एक्सटेंशन कौन करवाता है, रोटेशन कौन करवाता है, एबडक्शन और एडक्शन कौन करवाता है। मुझे इस टेबल में से देख के बताएं एबडक्शन कौन करवा रहा है। Gluteus medius and gluteus minimus. ठीक है, मुझे बताएं फ्लेक्शन कौन करवा रहा है। Iliopsoas pectineus. Iliopsoas pectineus. ठीक rectus है, femoris. ठीक है। लैटरल रोटेटर के बारे में बताएं मुझे, कौन सा मसल है जो कि लैटरल रोटेशन करवाता है हिप जॉइंट के ऊपर। Piriformis, gemellus superior and inferior, obturator externus and internus, and quadratus ठीक femoris. ठीक है, ये सारे लैटरल रोटेटर्स हैं, लेकिन इनके अंदर जो मोस्ट प्राइमरी लैटरल रोटेटर है वो आपका बेसिकली पिरिफॉर्मिस होता है। ठीक है, लोड्स ऑन हिप की बात करते हैं। मेजर वेट बेयरिंग जॉइंट है और आप जितनी भी मतलब कि डेली एक्टिविटीज जब हम कर रहे होते हैं, इवन के सिटिंग पोजीशन में भी हैं, अगर आप नहीं भी खड़े हुए तो भी आपके जॉइंट जो है हिप जॉइंट कभी भी अनलोडेड नहीं होता। आपका कोई भी बॉडी पोस्चर ऐसा नहीं है जिसके अंदर आप ये कहें कि हाँ इस टाइम पे मेरे हिप जॉइंट के ऊपर कोई फोर्स या कोई लोड नहीं लग रहा, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह जब आपकी बिल्कुल स्टैटिक पोजीशन में कोई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लोड ना लग रहा हो, तो जब आप मूव करते हैं या आप टांग के ऊपर वजन डाल के खड़े हैं, चाहे वो एक टांग के ऊपर खड़े हैं या दो टांगों के ऊपर खड़े हैं, तो तब जो वेट होता है वो आपके बॉडी वेट के 3 गुना या 4 गुना ज्यादा तक वेट होता है जो आपके जॉइंट के ऊपर लग रहा होता है। ठीक है, स्पेशली सपोर्ट फेज ऑफ वॉकिंग। सपोर्ट फेज ऑफ वॉकिंग होता है, इसको कहते हैं सपोर्ट फेज, मतलब कि ये वॉक कर रहा है, वॉक के दौरान एक टाइम पे एक पाँव जमीन पे होगा, दूसरा टाइम पाँव हवा में होगा जब आप चल रहे हैं, तो इस टांग का जो फेज है उसको हम कहते हैं ये सपोर्ट फेज है, जो कि हवा में है टांग, उसके लिए हम कहते हैं वो स्विंग फेज में है। तो सपोर्ट फेज के अंदर जो बॉडी वेट आपके हिप जॉइंट के ऊपर लग रहा होता है वो यूजुअली 3 और 4 टाइम्स आपके बॉडी वेट से ज्यादा होता है। During upright standing, weight supported on each hip is 1/2 of the weight of body segment above the hip और about 1/3 of the total body weight। मतलब कि आपके लोअर लिम्ब से ऊपर आपका जितना बॉडी वेट होगा उसका आधा आधा आपके दोनों जॉइंट्स के ऊपर लग रहा होगा। टेंशन मतलब कि बेसिकली आपका, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो आपका बॉडी का अपना वजन है वो आपके हिप जॉइंट के ऊपर लग रहा है। इसीलिए जब हम ट्रीटमेंट प्लान्स बनाते हैं और कोई बहुत ओबीस पेशेंट होता है, तो चाहे वो नी जॉइंट का हो या हिप जॉइंट का हो, हम उसको हमेशा रिकमेंड करते हैं कि वो वेट लॉस करे। क्यों वेट लॉस करे? क्योंकि उसका अपना बॉडी वेट ही उसके जॉइंट्स को डिटोरिएट कर रहा होता है, आपने उसको वो मिनिमाइज करना है। और जब एक तो ये हो गया आपका बॉडी वेट, दूसरा एडिशनल है जो आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब वो फोर्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो भी उस बॉडी वेट में ऐड हो जाता है। एक रिसर्च की गई थी कभी और उसमें उन्होंने फीमरल इम्प्लांट लगाया। फीमरल इम्प्लांट होता है आर्थ्रोप्लास्टी वगैरह में, उन्होंने फीमर का कोई इम्प्लांट था और उसके अंदर कोई चिप या इस तरह का कोई चीज लगाई हुई थी जिसने वेट को कैलकुलेट किया कि इसके अंदर कितना वेट मतलब कि लगता है एक किसी टाइम पे। तो उस स्टडी ने ये शो किया था कि ड्यूरिंग स्टांस फेज, स्टांस या सपोर्ट फेज एक ही चीज होती है। स्टांस होता है जब आपका पाँव नीचे जमीन पे, जब आप चल रहे हैं आपका एक पाँव जमीन पे होगा, दूसरा पाँव हवा में होगा, राइट। तो जो पाँव जमीन पे होगा उसको हम कहेंगे वो स्टांस फेज में, और जो हवा में होगा उसको हम कहते हैं वो स्विंग फेज में। अगर आप एक टांग के ऊपर खड़े हैं ना, लेट्स से मैं राइट लेग के ऊपर खड़ी हूँ और मेरी जो लेफ्ट लेग है वो हवा में इस वक्त, या वो जमीन के साथ टच नहीं करी, तो मेरी राइट लेग जिसके ऊपर मैं खड़ी हूँ 238% ऑफ माई बॉडी वेट मेरे हिप जॉइंट के ऊपर लगता है। मतलब कि इस हद तक ये मैक्सिमम वेट है, इतने परसेंट ज्यादा मेरे बॉडी वेट से मेरा हिप जॉइंट के ऊपर लोड लग रहा होता है। और अगर मैं क्लाइंबिंग कर रही हूँ,
मैं माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही हूँ या कोई और क्लाइंबिंग है, तो तब मेरे बॉडी वेट का 251% जो है वो मेरे हिप जॉइंट के ऊपर लग रहा होगा। और अगर मैं स्टेयर्स डिसेंड कर रही हूँ, असेंडिंग स्टेयर होता है सीढ़ियां चढ़ के आप ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, और अगर नीचे उतरते आ रहे हैं तो वो डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग में आप पाँव पहले रखते हैं, आपका बॉडी वेट पाँव के ऊपर आता है, फिर आप फॉरवर्ड मूव करते हैं और पाँव उठाते हैं। तो डिसेंडिंग के अंदर वेट जो लगता है वो 260% ऑफ द बॉडी वेट है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि असेंडिंग पे आपके जॉइंट पे लोड्स लगते हैं, लेकिन जब भी डिसेंडिंग हो रही होती है, जब आप किसी चीज से नीचे उतर रहे होते हैं, तो जॉइंट फोर्सेस जो है या जो लोड है वो तब ज्यादा होते हैं। इसी तरह ये लोड इंक्रीज हो जाता है हिप पे अगर आपने जूता हार्ड पहना हुआ है, हार्ड शूज पहने हुए हैं, ठीक है, वो आपका लोड को बेसिकली वो लोड बांट नहीं रहे आपके, वो सारा लोड आपके हिप पे ऐड हो जाता है। अगर आपने सूटकेस उठाया हुआ है, आपको ये एडिशनल वेट उठाया हुआ अपने हाथ में, तो वो ऐड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रोलेटरल हिप पे लगता है। लोड ऑन हिप इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन स्पीड गेट, आप तेज मूव करते हुए जा रहे हैं तो भी लोड बढ़ जाएगा। Hip load during jogging can be reduced with smooth gait pattern and soft heel stride. इसलिए जॉगिंग का एक खास पैटर्न बताया जाता है कि एवं रनिंग को जॉगिंग नहीं कह देते, इधर दौड़ना शुरू किया, चलो जी आज मैं जॉगिंग करके आ गया हूँ। जॉगिंग की एक स्पेशल टेक्निक होती है, आपने कैसे मूव करना है, कैसे नहीं मूव करना, उसका मकसद यही होता है कि जॉगिंग के अंदर जो वेट है, मतलब कि आपका वेट ऐड हो रहा है हिप जॉइंट के ऊपर, तो उसको रिड्यूस किया जा सकता है अगर आप अच्छी टेक्निक कोई अप्लाई करते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपके हिप के लोड्स का कि आपके ग्लूटियस मीडियस है, ठीक है, वो आपके हिप को बैलेंस करता है, और दो होते हैं, एक राइट साइड पे होता है, एक लेफ्ट साइड पे होता है। तो ग्लूटियस मीडियस हमेशा कॉन्ट्रालैटरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मीडियस होगा, अगर वो वीक होता है तो वो क्या होगा, आपका ये जो हिप है इस तरफ ट्रांसमिट कर जाएगा, मतलब रोटेट कर जाएगा। इस हिप को स्टैंडिंग पोजीशन में लाने के लिए आपके दोनों ग्लूटियस मीडियस एक टाइम पे काम कर रहे होते हैं। अगर आपका राइट वाला ग्लूटियस मीडियस वीक है तो हिप जो आपका पेल्विस है वो राइट लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा। अगर आपका लेफ्ट का ग्लूटियस मीडियस वीक है तो आपका पेल्विस राइट साइड पे रोटेट कर जाएगा। तो याद रखिएगा, हमेशा कॉन्ट्रालैटरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपका ग्लूटियस मीडियस। इसीलिए जब आपने क्रच देनी होती है, क्रच होता है कोई लाठी पकड़ानी है, सपोर्ट देनी है एडिशनल, तो वो हमेशा ऑपोजिट साइड पे पकड़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि इस साइड के ग्लूटियस मीडियस ने ज्यादा काम करना है। इस साइड इंजरी आपकी, मुझे बताएं किस साइड की इंजरी है इस डायग्राम के अंदर, राइट साइड की इंजरी है या लेफ्ट साइड की इंजरी है? राइट साइड। मैम लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड की, पेशेंट के राइट लेफ्ट की बात करते हैं, अपने राइट लेफ्ट की नहीं। पेशेंट का राइट ये है, पेशेंट का लेफ्ट ये है, तो पेशेंट के लेफ्ट साइड की इंजरी। और हम ये लफ्ज नहीं यूज करते कि पेशेंट का राइट और मेरा लेफ्ट, या पेशेंट का लेफ्ट और मेरा राइट, ऐसे नहीं। जो पेशेंट का होता है उसी को राइट लेफ्ट बोलते हैं, अपना नहीं दरमियान मिलाते। तो ये बेसिकली लेफ्ट साइडेड इंजरी है। लेफ्ट साइडेड इंजरी में अगर आपने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है तो आप कहाँ प्रोवाइड करेंगे? ऑपोजिट साइड पे, और वो कौन सी है? कॉन्ट्रालैटरल सपोर्ट राइट साइड पे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बड़ा कॉमन एक क्लिनिकल पॉइंट है, डिफरेंट जगहों में पूछा जाता है। अगर हिप की इंजरी है तो आपको कॉन्ट्रालैटरल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, लेकिन अगर नी जॉइंट की इंजरी है तो आप सेम साइड पे सपोर्ट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंजरी आपको एंकल की दिखाई है, लेकिन मैं एग्जांपल आपको हिप जॉइंट की दे रही थी बेसिकली। ये था आपका लेक्चर, छोटा सा लेक्चर था। मुझे बताएं अगर इसमें से कोई चीज नहीं समझ आई आपको तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैम ये जो लास्ट पे आपने एंकल वाला पॉइंट बताया है वो जरा दोबारा बता दें। बेटा वो मैंने एंकल वाला पॉइंट ये बताया कि ये जो पिक्चर लगी हुई है ना, इसमें इंजरी आपको एंकल या पाँव पे नजर आ रही है, हिप पे नहीं नजर आ रही। लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन हिप के कॉन्टेक्स्ट में ही कर रही थी कि अगर इस साइड पे इंजरी हो हिप की तो आपने सपोर्ट देनी हो तो वो ऑपोजिट साइड पे देते हैं, लेकिन अगर इस साइड की नी की इंजरी होती ना तो ये क्रच आप इसी हाथ में पकड़ाते, ठीक है। ये डायग्राम के अंदर जो इंजरी है वो एंकल पे हुई हुई है, एग्जाम्पल में आपको हिप और नी की दे रही थी, ये बताया मैंने, ठीक है। Okay, ma'am. ओके और नॉट? जी मैम। Yes, ma'am. चलें फिर, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं लेक्चर एंड कर देती हूँ। मुझे बताएं लेक्चर एंड कर दूं? चलें ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा बेटा। मैम आपने वीडियो दोबारा बताओ आयशा, क्या कह रहे हो? प्रेजेंटेशन का प्रेजेंटेशन मैम इंशाल्लाह मैं आपने कुछ दिनों वीडियो में, प्रेजेंटेशन का
हाँ जी, मैंने कहा था बिल्कुल। मैं उसके टॉपिक्स अभी मैंने नहीं दिए आपको, मैं दे देती हूँ इंशाल्लाह आज कल में, ठीक है। मैम मिड का सिलेबस प्लीज बता दें। बेटा मिड अभी 2 वीक्स के बाद है ना, अभी तो पहले तो सिलेबस 10 लेक्चर्स का था, फर्स्ट 10 लेक्चर्स। तो अब देखेंगे मिड के करीब आके सिलेबस डिसाइड करेंगे, लेकिन ज्यादा चांसेस फर्स्ट 10 लेक्चर्स के ही होंगे इंशाल्लाह। मैं नहीं ओके करूंगी, मैम। कोशिश करूंगी ना करूं, लेकिन उस वक्त देखेंगे सूरत हाल क्या है क्या नहीं है, क्या पता 2 वीक्स के बाद कुछ और चेंजेस आ जाएं, ठीक है। ओके मैम। चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। एक्सक्यूज मी जी बेटा। मैम, लेक्चर 10 में कोई वॉइस नहीं है, आपने जो अपलोड किया था उसको एक बार देख लें। बताएं मुझे क्या चीज पूछनी है आपने। यूट्यूब पे वो जो लेक्चर है उसकी रिकॉर्डिंग में हाँ हाँ, आप अच्छा वो जिसकी आवाज नहीं रिकॉर्ड हुई उसका आप कह रहे हो। इस मैम हाँ बेटा, मुझे ना ज़हन में नहीं रहा, मैंने आपको ईमेल का जवाब भी दिया था कि मैं देख लेती हूँ, वो मैंने देख लिया है, मैं उसको इंशाल्लाह दोबारा अपलोड करके देखती हूँ, या फिर अगर वो ना ठीक हुआ तो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर दूंगी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। चले, ओके, अल्लाह हाफिज।